हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में और वो समाचार जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते, वो समाचार आप तक पहुंचाते हैं। आज की बड़ी खबर है, इजराइल और हमास के बीच 3 दिन के टकराव के अंत में युद्ध विराम हुआ है। 4 देशों ने मध्यस्थता की। कार्यक्रम के अंत में हम चर्चा करेंगे कि युद्ध विराम कैसे हुआ, हमास की शर्त पर हुआ या इजराइल की पहल पर। आज की दूसरी खबर है जमाल खाशोगी, जो सऊदी अरब के पत्रकार, उनकी हत्या के बारे में कुछ और तथ्य सामने आए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा है कि हत्या के तुरंत बाद जो किलर्स टीम थी, जो रोग किलर्स जिनको कहा गया है, उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बताए जाते हैं, माहिर अब्दुल अजीज मुतरिब, उन्होंने अपने सीनियर को फोन किया और उस पर कहा कि बॉस से कह दो कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। ये माहिर अब्दुल मुतरिब वही हैं जिनको अक्सर मोहम्मद बिन सलमान के साथ विदेशी यात्राओं पर, विदेश की यात्राओं पर उन्हें देखा गया है। रिकॉर्डिंग के जो निकट के 3 सूत्र बताए गए हैं, उन्होंने पुष्टि की है इस बात की कि ऐसी आवाज उसमें है मुतरिब की। किसी को फोन किया अरबी जबान में और उन्होंने कहा कि बॉस से कह दो कि काम हो गया है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का विश्वास है कि बॉस जो कहा गया है वो MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान को ही कहा गया है। और माहिर अब्दुल अजीज मुतरिब को अक्सर विदेश की यात्राओं पर देखा गया है। कई एयरपोर्ट्स पर अमेरिका में अधिकारी मीटिंगों में भी वो साथ में बैठते रहे हैं। और उसके अलावा जब उन्होंने कहा कि काम हो गया है, यानी ये इंफॉर्मेशन दी कि जिस काम के लिए हमें भेजा गया था वो काम पूरा हो गया है। एक तुर्की का अखबार है सबाह, जिसने अब से पहले भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन किए हैं वहां के अधिकारियों को सूत्र के तौर पर बताते हुए। उन्होंने कहा है, सबाह अखबार ने कहा है अधिकारियों सूत्रों के अनुसार कि जो बैगेज था इन 15 लोगों का, जो 2 विशेष निजी विमानों में आए थे सऊदी अरब से इस्तांबुल, उनके लगेज में सीजर्स यानी कैंची काटने वाली या सिरिंजेस, जो इंजेक्शन लगाने में सिरिंज इस्तेमाल होती है, उस किस्म का सामान भी उसमें था। और एक्सरे मशीन से लिए गए जो तस्वीरें हैं वो सबूत के तौर पर उन्होंने बताई हैं। और दूसरे इक्विपमेंट भी थे जो ऑपरेशन वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। CIA के एक पूर्व अधिकारी हैं ब्रूस ओ रिडल, उन्होंने कहा है कि ये रिकॉर्डिंग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत है। और लेकिन साथ साथ सऊदी अरब ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि MBS को इसके बारे में कुछ भी सूचना नहीं थी। अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान, जो अपने तरीके से इस पूरे इशू को हैंडल कर रहे हैं, एक तरफ वो सऊदी अरब पर प्रेशर भी बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग की बात, उसके अलावा डेड बॉडी कहाँ है ये बात कही गई। उससे बिल्कुल शुरू में जो उन्होंने कहा था वो ये कहा था कि वो सबूत लाएं कि वो बाहर निकले हैं जमाल खाशोगी, क्योंकि शुरू में सऊदी अरब ने ये बात कही थी कि जमाल खाशोगी सेफ एंड साउंड, बिल्कुल ठीक हालत में बाहर निकले हैं, लेकिन उसका सबूत नहीं दे सके थे। तो अब तक कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि उधर डोनाल्ड ट्रंप और इधर अर्दगान एक तरह से सऊदी अरब ने जो गुनाह किया है हत्या करके, उसमें वो ब्लैकमेल का भी रास्ता अपना बना रहे हैं। तो अभी तक रजब तैयब अर्दगान ने MBS का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहते रहे हैं कि जो आदेश थे हत्या के वो बहुत ऊपर से थे। उन्होंने अब तक ना ही तो शाह सलमान का नाम लिया है और ना ही मोहम्मद बिन सलमान का लिया है, लेकिन ये बात वो दोहराते रहे हैं कि बहुत ऊपर से ऑर्डर थे। अब रजब तैयब अर्दगान ने जो कहा है वो और बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अधिकारियों को जिनको ये रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, जो रिकॉर्डिंग हत्या की उनके पास है, वो उनसे वो उन्हें बहुत शॉक लगा, यानी झटका लगा। और एक तुर्क अधिकारी ने भी जो राष्ट्रपति अर्दगान के साथ पेरिस
गए थे, जहां 84 देशों के बड़े नेता पहुंचे हुए थे। विश्व युद्ध एक की एनिवर्सरी 100 ईयर होने पर जो एक कार्यक्रम था उसमें भाग लेने के लिए पेरिस से वापस अंकारा आते हुए विमान में कुछ पत्रकारों को एक तुर्क अधिकारी ने बताया है कि सऊदी अधिकारी इतने सख्ते में थे कि उनमें से एक ने कहा कि ये काम तो वही कर सकता है जिसने हेरोइन यानी अफीम खा रखी हो। तो ये 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, इस तरह से तुर्की इस इशू को हैंडल कर रहा है। कभी कभी ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो जो हाईएस्ट लेवल के लोग हैं वो बेगुनाह हैं, जैसे अभी जिस तरह से तैयब अर्दगान और एक अधिकारी ने बताया है कि उन्हें शॉक हुआ, यानी ऐसा जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं था। तो ये बहरहाल उनका अपना तरीका है किस तरह से इसको इशू को हैंडल करते हैं। अभी 4 दिन पहले तैयब अर्दगान ने बताया था कि जो रिकॉर्डिंग है वो हमने सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोपीय जो बड़े मुल्क हैं जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी है, उनको भी ये रिकॉर्डिंग हमने जो सबूत के तौर पर हत्या की बताई गई है वो दे दी है। अब इसके बाद जो तीसरी खबर है आज की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद विश्व भर की जो गणतंत्र हैं जिन्हें डेमोक्रेसीज कहा जाता है उनके लिए इसमें बहुत बड़ा सबक भी है। समाचार यह है कि अमेरिका का जो CNN टेलीविजन चैनल है उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके 5 अधिकारियों के खिलाफ अपने पत्रकार जिम एकोस्टा के व्हाइट हाउस का प्रेस कार्ड रद्द किए जाने के विरुद्ध वॉशिंगटन के न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई एक समाचार का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने देश के राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा किया हो? ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे समय में जबकि राष्ट्रपति बार बार CNN को फेक न्यूज कहते रहते हैं, उसके अलावा उन्होंने फेक न्यूज अवार्ड्स भी अनाउंस किए थे जिसमें CNN को भी अवार्ड दिया था, एक तरह से एक मजाक उड़ाया था मीडिया का। अब CNN ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके 5 बड़े अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उस समय की जो 3-4 दिन पहले का वाकया है उसमें व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अखबार वालों को ब्रीफ कर रहे थे। उस दौरान CNN का जो पत्रकार है जिम एकोस्टा, उन्होंने लैटिन अमेरिका से जो लोग आने वाले थे, जो रिफ्यूजीज के तौर पर आते हैं या देश में रहने के लिए आते हैं, उनके आने के विरुद्ध जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने रंग भेद के आधार पर एक तरह से कैंपेन चलाई, तो उस पर सवाल किया था। उन्होंने ये कहा था, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये देश पे हमला है जो गैर कानूनी तौर पर आ रहे हैं। और ये जो पत्रकार है एकोस्टा, उसने ये कहा था कि सैकड़ों मील दूर था अमेरिका से, उस वक्त उनको हमलावर कहना जो था वो एक रंगभेद वाली बात थी। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया और अपने अधिकारियों से कहा कि इनका माइक बंद कर दो, और उसके बाद ये कहा कि CNN फेक न्यूज देता है। उसके बाद ये भी कहा कि तुम जैसे पत्रकारों को CNN में काम नहीं करना चाहिए, यानी एक तरह से उन्होंने धमकी दी। और इस हद तक भी कहा कि तुम एकोस्टा को कहा कि तुम देश के लोगों के दुश्मन हो। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें राष्ट्रपति ने कह दी। उस पर अधिकारियों ने एक तरह से उसको खामोश भी करना चाहा। इस फोटो में आप देख रहे हैं कि एक महिला अधिकारी जो है उसको खामोश करने के लिए, बैठने के लिए कह रही है, लेकिन ये पत्रकार बार बार सवाल करता रहा और राष्ट्रपति ट्रंप जवाब नहीं देते थे। और उन्होंने इस हद तक कहा कि तुमने एक तरह से मेरी बेइज्जती की है इस तरह का सवाल करके। तो इस तरह के राष्ट्रपति के खिलाफ जो पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक तरह से बेचैनी में डाले हुए है, बहुत से एग्रीमेंट्स उन्होंने एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं उससे विड्रॉ किया है। कभी कहीं जंग की धमकी देते हैं, कभी इस मिडिल ईस्ट में खासतौर पर अमेरिका की सपोर्ट सऊदी अरब को और इजराइल को है, जहां कई देशों में अलग अलग तरीके से बेचैनियां फैली हुई हैं। उस तरह का राष्ट्रपति, वो उसके खिलाफ CNN ने मुकदमा दर्ज किया है।
भारत के और वॉशिंगटन के समय में 10.5 घंटे का फर्क है और जो अमेरिकी सरकार को, व्हाइट हाउस को, कोर्ट को जवाब देना है वहां के स्थानीय समय के अनुसार 11 बजे देना है और दोपहर बाद 3:30 बजे वॉशिंगटन टाइम के अनुसार उस पर हियरिंग होगी। तो ये इतना बड़ा एक तरह से वाकया है, इतनी बड़ी घटना है कि ये पत्रकारों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए, इन सब के लिए एक तरह से सबक है, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। ट्रंप ने जो गुस्से में बातें कही वो मैंने आपको बता दी और CNN का कहना यह है कि एकोस्टा पर व्हाइट हाउस में लगी जो पाबंदी है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ है और उसके जो 5 लोग और हैं व्हाइट हाउस के अधिकारी, उनमें चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली, प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बिल शिने और सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर रेडोल्फ एलिस और सीक्रेट सर्विस ऑफिसर जिसने एकोस्टा का प्रेस कार्ड जब्त किया था, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। CNN के जो अध्यक्ष हैं जेफ जकर, उन्होंने कहा है कि हमने ये कदम हल्के में नहीं लिया है, बल्कि व्हाइट हाउस का कदम, व्हाइट हाउस ने जो एक्शन लिया है हमारे पत्रकार के खिलाफ वो अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने फिर आगे ये कहा कि हम अभी आरंभिक आदेश लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एकोस्टा तुरंत व्हाइट हाउस वापस जा सकें अपने काम करने के लिए और CNN ने जो कानूनी कार्रवाई पर एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया है। क्या ये हमारे यहां भारत में हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह की परिस्थितियां बदल रही हैं, ये गौर करने की बात है कि अमेरिका जो विश्व का, जिसको बहुत लोग समझते हैं सुपर पावर और ट्रंप को समझते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आज व्हाइट हाउस के 5 और अधिकारी और ट्रंप के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई वॉशिंगटन के जिला न्यायालय में होगी। अब अंत में हम चर्चा करते हैं पहले समाचार पर। समाचार यह है कि इजराइल और हमास के बीच 3 दिन के टकराव के अंत में युद्ध विराम हुआ है। इसमें 4 देशों ने मध्यस्थता की है। जो इजराइल का बड़ा अखबार है हारेट्स, उसने जो समाचार दिया है उसने ये कहा है कि हमास ने मध्यस्थियों को धन्यवाद किया है। एक इजरायली मारा गया है जबकि गाजा में 7 लोग मरे हैं। इस अखबार ने डिप्लोमेटिक सोर्स जिसको कहा जाता है वो विदेशों के जो एम्बेसीज होती हैं, मिशंस होते हैं, उसमें जो अधिकारी होते हैं, चूंकि 4 और देशों की मध्यस्थता की बात कही है, तो ये मध्यस्थता आमतौर पर जो सरकारें होती हैं वो अपने एम्बेसीज के जरिए, मिशंस के जरिए, अपने राजदूतों के जरिए कराती हैं। तो किसी डिप्लोमेटिक सोर्स ने, जो कि इस मध्यस्थता की कोशिश में नजदीकी सोर्स बताया जाता है, उसने बताया है कि दोनों जो फरीक हैं, दोनों राइवल्स इजराइल और हमास, वो 2014 के समझौते पर वापस अमल करने के लिए तैयार हो गए हैं। 2014 में भी एक टकराव हुआ था इन दोनों के बीच में। उसके बाद जो युद्ध विराम हुआ था, उस युद्ध विराम पर दोनों ने अमल करने की बात कही है। और इस अधिकारी ने यह भी कहा है कि अभी स्थिति बहुत अनिश्चित है, फिर स्थिति खराब हो सकती है। और जो विदेशी सोर्स जिसको कहा है, उसने ये कहा है कि जो प्रयास किए गए हैं, जो हमने उसने विदेशी सोर्स यानी विदेशी अधिकारी ने कहा है कि हमने पिछले 48 घंटों में जो देखा है वो बहुत खतरनाक था। ऐसा टकराव फिर से ना हो, सभी प्रयास होने चाहिए। बेहतर बात ये थी, ये बात कही है उन्होंने, बेहतर ये बात थी कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में गजा को इस दौरान ईंधन की सप्लाई जारी रही। यानी ये आमतौर पर होता यह है कि जब मध्यस्थता की बात होती है, जब युद्ध विराम की बात होती है, तो उसमें कोई एक देश, शायद वो देश जो युद्ध के मैदान में कमजोर होता है, वो अपने मित्र देशों से मध्यस्थता कराने की कोशिश करता है। और ये जो सोर्स बताई गई हैं, 4 देशों के नाम मैं अभी बताऊंगा, वो अक्सर इजराइल और अमेरिका के नजदीकी देश माने जाते हैं। ये जो इजरायली अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा कि युद्ध विराम हो गया है, हारेट्स अखबार को जो बताया है, और इजराइल को फिर से ऑपरेट करने की स्वतंत्रता है, यानी हम फिर से जंग शुरू कर सकते हैं।
हमास की ओर से, ये इसी इजरायली अखबार ने जो छापा है, हमास की ओर से 4 विभिन्न मध्यस्थों द्वारा युद्ध विराम का जो रिक्वेस्ट था उसकी प्रार्थना की थी। और उनमें यानी ये कह रहे हैं कि हमास ने प्रार्थना की थी इन 4 देशों से। इन देशों के नाम है मिस्र, जो बहुत ही नजदीकी सीसी सरकार है, जो इजराइल और अमेरिका के बहुत नजदीक है। खुद यूनाइटेड नेशन में क्या होता है आप लोग बेहतर जानते हैं। अमेरिका बहादुर और जो उनके मित्र देश हैं वो जो चाहते हैं वो रेजोल्यूशन भी पास करा लेते हैं, और यूनाइटेड नेशन ने भी इसमें मध्यस्थता का काम किया है। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 4 देश हैं जिन्होंने मध्यस्थता का काम किया है हरेट्स अखबार के अनुसार। फिलिस्तीन की तरफ से जो है ये बताया गया है कि हमास की लीडरशिप में जो रेजिस्टेंस फोर्स हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। उसमें कहा गया है कि युद्ध विराम लागू हुआ है, हमने मिस्र के प्रयासों को स्वीकार किया है। हम युद्ध विराम उस समय तक मानेंगे जब तक इजराइल इसे नहीं तोड़ता, यानी वायलेट नहीं करता और फिलिस्तीनी लोगों पर हमला नहीं करता। हमास ने जो है वो ये कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों, विशेषकर मिस्र, नॉर्वे और कतर के प्रयासों का धन्यवाद करते हैं, और हमास ने फिलिस्तीनी जनता का धन्यवाद किया है कि समर्थन किया उन्होंने ताकि इजरायली हमले को विफल किया जा सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात मैंने शुरू में इशारा किया था कि किसके कहने पर हुआ ये युद्ध विराम, कैसे हुआ। युद्ध विराम की महत्वपूर्ण खबर एएफपी जो फ्रांस की न्यूज एजेंसी है उसने दी है, जो अल अरेबिया टेलीविजन चैनल ने भी स्टोरी कैरी की है और उनके अल अरेबिया अखबार ने भी की है। हमास के नेता इस्माइल हानिया जो पहले चुने हुए प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के हो चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अगर काबिज, यानी काबिज जब कहते हैं ऑक्युपायर तो वो इजराइल को कहते हैं, अगर वो हमला रोकता है तो युद्ध विराम समझौता संभव है। यानी युद्ध विराम हुआ है, पहले इजराइल ने हमले रोके हैं, उसके बाद ये युद्ध विराम हुआ है। ये बात बहुत समझने की है कि पहल किसने की, कौन घबराया। चूंकि जिस तरह की खबरें आ रही थी इजराइल से, पूरे देश में सायरन बजे, लोग अंडरग्राउंड जो बेसमेंट्स होते हैं उसमें चले गए, बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और 400 मिसाइल और रॉकेट्स फेंके थे हमास ने इजराइल के अलग अलग जगहों पर, और यह भी कहा था कि हम कहीं तक भी हमला कर सकते हैं, हमारे पास इतनी क्षमता है। तो ये किस तरह से रुका, इससे इस्माइल हानिया के स्टेटमेंट से पता चलता है। उन्होंने ये कहा था कि हमें सीमा पार हमले तभी रोकेंगे जब इजराइल हमले रोकेगा। गत 3 दिनों के टकराव में जो 2014 में 7 सप्ताह का टकराव था, उसके बाद सबसे गंभीर टकराव बताया गया है। पिछले 10 वर्षों में यह हमास और इजराइल के बीच चौथी बार टकराव था। तो ये बहुत ही दिलचस्प है। युद्ध विराम की कहानी मैं बताता हूं इस टॉपिक से हट करके, बहुत दिलचस्प है। 2006 में लेबनान और इजराइल का जब टकराव हुआ था तो शुरू में मैं उस समय लंदन में था। उस समय सारी वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ये कहते थे कि जब तक आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, यानी हिजबुल्लाह को वो आतंकवाद कहते हैं, आतंकवाद जब तक समाप्त नहीं होगा युद्ध समाप्त नहीं होगा। लेकिन जब ये युद्ध तकरीबन 20 दिन चला तो इन्हीं राजधानियों से आवाजें आने लगी, जंग बंद करो, युद्ध विराम करो। तो तब 34 दिन तक जंग चली थी और उसका युद्ध विराम हुआ था। अभी हाल ही में मैं जो बहुत अपने आप को बड़े ताकतवर समझते हैं, अमेरिका इजराइल की सपोर्ट के साथ जो सऊदी अरब ने यमन में मार्च 2015 से जो जंग छेड़ी हुई है, बॉम्बिंग कर रहे हैं, अब उधर से भी आवाजें आने लगी हैं कि जंग बंदी कर रहे हो। अभी हाल ही में इमरान खान सऊदी अरब में थे, वहां से $6 अरब एक तरह से लेकर के आए और उन्होंने कहा कि मैं मध्यस्थता करूंगा यमन में, यानी वो बात सऊदी अरब ने कहलाई। और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, उन्होंने भी रिसेंटली एक बयान दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मध्यस्थता करें और ये जंग बंद हो जाए। तो ये बड़े बड़े देश जिनको बहुत बड़ी ताकत समझा जाता है, जब वो अपनी मर्जी से जंग शुरू करते हैं तब तो उन्हें लगता है कि शायद हम बिल्कुल एक हफ्ते में सब कुछ आर पार अपना मकसद हासिल कर लेंगे, लेकिन अंत में यह होता है जो लेबनान इजराइल जंग में 2006 में हुआ और अब यमन की जंग में हो रहा है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए, और हमारे कार्यक्रम को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे आपकी सराहना मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत।
जय भारत, जय हिंद।